नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर सामने आ रही है रशिया और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा खूनी संघर्ष अब मानव इतिहास के सबसे खतरनाक और विनाशकारी मोड़ पर दर्शकों आके खड़ा हो गया है। रणभूमि में रूसी सेनाओं को मिल रहे झटकों और पश्चिम देशों यानी कि नेटो द्वारा यूक्रेन को लगातार मिल रही अत्याधुनिक सैन्य सहायता के बाद क्रेमलिन का जो सब्र है अब जवाब देता दिखाई दे रहा है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के माथे पर उस वक्त चिंता की गहरी लकीरें खिंच गईं जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने मॉस्को की अचानक और बेहद गोपनीय इमरजेंसी विजिट की। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA प्रमुख की इस गुप्त यात्रा का मुख्य मकसद था रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उस लाल बटन को दबाने से रोकना जिसका खौफ पूरी दुनिया बरसों से देखती आ रही है, यानी कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल। जी हाँ, और ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में इस बात के पुख्ता अंदेशा जताए गए हैं कि यदि युद्ध के दौरान मैदान में रशिया को और अधिक सामरिक धक्के लगेंगे तो पुतिन अपनी पारंपरिक सैन्य शक्ति के दायरे से बाहर निकलकर किसी बड़े विध्वंसकारी कदम को अंजाम दे सकते हैं। अमेरिका ने इस यात्रा के दौरान सीधे तौर पर क्रेमलिन को कड़े संदेश देते हुए जस्ट डोंट डू इट यानी ऐसा करने की भूल बिल्कुल ना करें, इसकी चेतावनी दी है। यह कूटनीतिक हलचल तब और तेज हो गई जब वॉशिंगटन ने कूटनीतिक सुरक्षा के मद्देनजर यूक्रेन से यह गुजारिश की है कि जब तक CIA प्रमुख मॉस्को में है तब तक मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर कोई ड्रोन या मिसाइल अटैक न किया जाए। हालांकि इसके बावजूद यूक्रेनी मोर्चे पर भीषण संघर्ष जारी है और ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों से रशिया का आसमान गूंज रहा है। ट्रंप प्रशासन के सत्ता में लौटने के बाद से अमेरिका और रशिया के बीच में शांति वार्ताओं के तमाम दौर चले, लेकिन जमीन के टुकड़ों और क्षेत्रीय कब्जों को लेकर दोनों देशों के बीच की खाई पाटी नहीं जा सकी। सवाल यह है दर्शकों कि क्या पुतिन सचमुच अपने परमाणु शस्त्रागार का रुख मोड़ने का मन बना लिए हैं? यदि रशिया ने यूक्रेन या उसके पश्चिमी सहयोगियों के खिलाफ न्यूक्लियर ट्रिगर दबा दिया तो यह सिर्फ एक देश का विनाश नहीं होगा बल्कि तृतीय यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का वो खौफनाक शंखनाद होगा जिससे पूरी मानवता की राख के सिवा कुछ नहीं बचेगा। फिलहाल दुनिया की सांसें थमी हुई हैं और हर किसी की निगाहें मॉस्को के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। और देखिए, एक बेहद खास मेहमान की मौजूदगी इस बड़ी खबर पर है। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट। मैम, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग आपको हिमांशी जी। और आपसे यही सवाल मेरा होगा कि क्या वाकई क्या इस मोड़ पर पहुंच सकते हैं क्या पुतिन? जो अंदेशा यहां पर जताया गया है, जो खबर हमने अपने व्यूअर्स को बताया कि एक ट्रिगर बचा हुआ है कि यूक्रेन युद्ध में पीछे नहीं हट रहा है, क्या आपका टेक होगा आज? नमस्कार, जय हिंद सृष्टि। जय देखिए, हिंद। सवाल तो आपका बहुत सुंदर है, लेकिन जो इस समय चीजें देखने को मिल रही है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब महाशक्तियों के बीच में जो आम कूटनीति है वो जब ध्वस्त होने लगती है तो खुफिया एजेंसीज को इन्वॉल्व किया जाता है। और देखिए, इसके बाद में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना ही क्रेमलिन ने कुछ कहा है, ना ही व्हाइट हाउस ने कुछ कहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक सेमी रूटीन विजिट बताया है। यानी कि अगर वो आधिकारिक बयान इस पर नहीं देना चाहते हैं तो इसको एक सेमी रूटीन बताकर नाकामयाब करना चाह रहे हैं, या ये नहीं चाहते हैं कि किसी और को पता चले। क्योंकि कुछ अपुष्ट खबरें ऐसी भी हैं कि जो शायद ड्रोन्स हैं वो जो कोमेटा M टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो CIA के ऑफिसेस थे अलग अलग जगह पे, और देखिए ये ऑफिसेस बहुत खुफिया होते हैं, मिडिल ईस्ट में जहां पर भी ये ऑफिसेस थे उन पर हमले किए गए ईरान के द्वारा। यानी ईरान अभी तक इस युद्ध में कहीं पे भी हल्का पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो रशिया उसके पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। जहां तक यूक्रेन और रशिया के युद्ध की बात है, तो रशिया के लिए बहुत आसान है, वहां पर जिस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जिस तरह के पोसाइडिन और अलग मिसाइलों का उन्होंने पिछले साल हमें दिखाया था कि उन्होंने परीक्षण किया था। तो उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर तो विश्व में कोई मात नहीं दे सकता है, लेकिन वो यूक्रेन की जमीन को बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि जब एक बार न्यूक्लियर हमला किसी देश पे कर दिया जाता है तो वहां की जो जमीन है वो बहुत हजारों सालों के लिए नाश हो जाता है उसका, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसमें जो कायस लगाए जा रहे हैं, हम्म। क्योंकि आधिकारिक बयान नहीं आए हैं, तो अनुमान ये भी है
कि अमेरिका चाह रहा है कि कोई हल निकल आए हेलो। जिससे कि मिडिल ईस्ट में जो ईरान के साथ में अमेरिका उलझा हुआ है उस पे विराम लगे, और यूक्रेन रशिया युद्ध है वो उस भी कुछ हद तक कम हो। अभी कुछ समय पहले यूक्रेन की 35वीं सालगिरह थी, जिसमें जी। अमेरिका की तरफ से किसी भी बहुत प्रतिष्ठित राजनेता की उपस्थिति नहीं थी। यानी अमेरिका कोशिश कर रहा है रशिया को ये दिखाने की कि हम आपके साथ हैं और अभी आप हमारा साथ दीजिए। दूसरी बात जो हो सकती है कि देखिए, जो ग्लोब मास्टर है वो भारत ने भी खरीदे हुए हैं, और जब ये बड़ा प्लेन कहीं एक से दूसरी जगह जाता है जी। तो इसके काफी ज्यादा जो रणनीतिक अनुमान है वो भी लगाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि रशिया और अमेरिका दोनों ही सुपर पावर्स हैं, तो दोनों अपने आप की जो पावर है उसको संयमित ढंग से ही इस्तेमाल करती हैं। लेकिन एक पैटर्न है इसमें। जी। जी। जब 2021 में बर्न गए थे, जो रैटक्लिफ के प्रेडिसेसर्स थे, उसके 3 महीने बाद रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया था। इससे पहले रेडक्लिफ गए हैं वेनेजुएला और क्यूबा, और हमने देखा कि वेनेजुएला में क्या हुआ था। यानी कि अब वो धमकी दे रहे हैं या वो कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ हम अनुमान के तौर पे ही छोड़ पाएंगे। लेकिन स्थिति इस तरह की है कि अब रणनीति से ज्यादा बैक चैनल डिप्लोमेसी हमको काम में आती हुई दिखाई पड़ रही है। जी सृष्टि। बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखिए ये बिल्कुल सटीक विश्लेषण है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी काम कर सकती है। और एक और आपसे सवाल मैं लेना चाहूंगी। चलिए पुतिन के मिजाज को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं भी अगर लीडर के मिजाज में देखा जाता है कि वो एक ही पैटर्न अपना रहा है, तो कहीं ना कहीं कयास लगाने यहाँ पर बहुत मुश्किल नहीं होते मैम। तो अगर पुतिन के मिजाज को देखें तो क्या आपको लगता है कि वाकई वो ट्रिगर दबा सकते हैं? क्योंकि देखिए जेलेंस्की भी पीछे नहीं है। जेलेंस्की के भी अगर हम मिजाज को देखें तो जेलेंस्की आप वेरी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। और ये ईरान अमेरिका का युद्ध नहीं है, रशिया यूक्रेन लगातार अडिग है, प्रशस्त है अपने मार्ग में। और यूक्रेन को तो वाकई यहां पर तारीफ बनती है यूक्रेन की, कि यूक्रेन देखिए महाशक्ति नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दैट फाइटिंग बैक। और यूक्रेन की अगर हम स्थिति को देखें तो तबाही तो यूक्रेन की भी हो रही है, तेहरान जैसी नहीं है, लेकिन वाकई यूक्रेन तबाह हो गया है, इसके बावजूद भी वो लड़ाई कर रहा है। अब ऐसे में पुतिन के यहाँ पर मिजाज पर आप क्या कहेंगी? कैसे मिजाज के पुतिन माने जाते हैं? और यूक्रेन की शक्ति पर क्या कहेंगी? ऋषि, देखिए, पुतिन जो है वो बहुत ही कद्दावर नेता है। उन्होंने जी। बचपन में जिस तरह की चीजें देखी हैं, उनको अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो संयमित भी हैं लेकिन अग्रेसिव भी हैं, क्योंकि उनका बचपन जो है बहुत गरीबी में रहा था। एग्जैक्टली। और उन्होंने जिस तरह की चीजें शीत युद्ध के दौरान देखी, उसके बाद भी देखी हैं, तो वो अपने आप को एक बहुत ही संयमित नेता के रूप में उनको जाना जाता है। लेकिन जी। इससे भी एक बड़ी चीज है, कोई भी नेता अकेले कोई निर्णय नहीं लेता है। उसकी जो खुफिया एजेंसीज हैं, उस जब उसको इनपुट्स देती हैं, उनको एनालाइज करके उस पे वो कोई भी निर्णय लेते हैं। तो पुतिन इस समय, उनकी एक रेड लाइन थी कि नाटो हमारे दरवाजे तक नहीं आना चाहिए। और जो जेलेंस्की ने गलती की थी यूक्रेन को लेके, कि उन्होंने नाटो के साथ में उस अलायंस में जाने की कोशिश की थी, जैसे ही वो रेड लाइन क्रॉस हुई तो उन्होंने उन पे हमला कर दिया। अब पुतिन चाहते हैं कि जो यथा स्थिति है, यानी कि चाहे जपोरेजिया हो या बाकी और जो जगह हो, वहां पर रशिया अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता। यानी उन्होंने जो कब्जा कर लिया है वो वहां से पीछे नहीं जाना चाहते। यूक्रेन चाहता है कि वो पीछे हट जाए। कीव में बहुत से जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो बार बार आ रहे हैं, तो ये भी उनको पसंद नहीं है। पुतिन डजंट लाइक कि उनकी टेरिटरी के आसपास कोई यूरोपियन कंट्रीज के नेता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। अब बात जो है इनकी क्रीमिया पे है। क्रीमिया पे ऑलरेडी रशियन फोर्सेस का कब्जा है। जी। यानी जो पुतिन है वो बार्गेनिंग में बहुत अपर जो स्टेट है उसमें है। लेकिन क्योंकि जेलेंस्की के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ था और अब अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया है, जो हथियार उसने बिल्कुल। देने का वादा किया था वो नहीं दे रहे हैं। और जो कंट्रीज हैं जैसे कि हमारी जर्मनी हो गई या फ्रांस हो गया, ये कंट्रीज डरती हैं रशिया से। सब कंट्रीज इसलिए डरती हैं कि जिस तरह के लगातार हथियारों का परीक्षण रशिया कर रहा है, जिस तरह की उसकी मिसाइलें हैं जो न्यूक्लियर पावर से ही एनरिच्ड होके चलती हैं, तो खौफ तो है। और यूक्रेन को देखिए, लड़वाने वाले यूरोपियन कंट्रीज थी और खासतौर पे अमेरिका था। अमेरिका रशिया को उलझा के रखना चाहता था, क्योंकि अमेरिका की जो दो शत्रु हैं बहुत पावरफुल, वो चाइना है और रशिया है। एग्जैक्टली। चाइना लड़ाई में नहीं उतरता है। चाइना ट्राइज टू विन बाय इकोनॉमिक वॉर। वो लड़ाइयों में नहीं उलझता है। उसकी जैसे हमारे साथ भी करता है, सलामी स्लाइसिंग की जो पॉलिसी है, वो उस तरह की पॉलिसी आता है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जाता है।
लेकिन क्योंकि रशिया को ऑलरेडी ऐसे युद्ध में उलझा दिया जो सबको लगा था कि शायद एक महीने तक खत्म हो जाएगा, चीजें यहाँ पर भी आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, ईरान में भी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। तो अब अमेरिका चाह रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं नवंबर के महीने में, डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग्स है वो ऑलरेडी -5 में आ चुकी, 65 में आ चुकी हैं। तो एग्जैक्टली। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब ये बहुत जरूरी है कि जो उन्होंने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि मैं इस युद्ध को रुकवा दूंगा, तो वो इस दिशा में काम करते हुए दिख रहे हैं। और कोई भी आधिकारिक बयान इसलिए नहीं आया है क्योंकि दोनों ही देश ये नहीं बताना चाहते हैं कि बातचीत क्या हुई थी, क्योंकि बातचीत में किस किन मुद्दों पे समझौते हुए हैं वो कहना मुश्किल है। ट्रंप और पुतिन दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, और अलास्का में हमने देखा था कि पुतिन स्पेशली मिलने गए थे। तो इनकी जो आपस में बातचीत है या इनका मिलना मिलाना है वो होता रहता है। लेकिन देखिए, जो जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें पीछे हटना या कोई दाव खेलना बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज के और बहुत सारे देश लोग के जो मत हैं उनको सामने लेके और इकोनॉमिक्स को सामने लेके ही आगे के जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं। तो जब तक कोई चीज कॉन्क्रीट नहीं होगी, बैक चैनल डिप्लोमेसी को लेकर हमको कुछ भी कहने को एक पुख्ता तौर पे नहीं मिलेगा। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक राष्ट्राध्यक्ष अपने कॉन्क्रीट बयान नहीं देते हैं तब तक एग्जैक्टली इनका एजेंडा क्या था वो हमारे लिए कहना थोड़ा मुश्किल होगा। जी देखिए, ये आपने बात बिल्कुल ठीक फरमाई मैम कि वाकई जो जंग चल रही है वो अनुमानों पर चल रही है। अब देखिए, ईरान अमेरिका को लेकर जब हम डिस्कशंस करते थे तो ऐसा लगता था नहीं नहीं अब ईरान पीछे हट जाएगा, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा और आज हम हालात देख रहे हैं। और देखिए, एक और अपने बातों का जिक्र किया, इस पर मैं चाहूंगी एक और सवाल मैं आपसे ले लूं। आपने बात की अमेरिका यूक्रेन जिस तरीके से यहां पर पहले साझेदार थे इस युद्ध में, लेकिन अब अमेरिका ने हाथ खींच लिए हैं। और आपको याद होगा, मैं बात करना चाहूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बीन 20 डेज जब अमेरिका ने यह बयान दिया था, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, कि यूक्रेन खरा नहीं उतरा। जिस तरीके से हमने साझेदारी की थी, यूक्रेन खरा नहीं उतरा, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यूक्रेन मोर देन। अब ऐसे में मैम क्या लगता है कि क्या रशिया के दबाव में आ गए? आपने कहा कि इस दोस्ती का भी जिक्र है, तो अब अमेरिका पीछे क्यों हट रहा है यूक्रेन की मदद से? इस पर आपका जवाब। सृष्टि, डोनाल्ड ट्रंप इज अ वेरी वेरी ट्रांजैक्शनल मैन। उनको जब तक अपना फायदा नहीं दिखता है वो किसी भी चीज में हाथ नहीं डालते, और वो बहुत ही बिजनेस को लेकर पक्के हैं। हाँ। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, तो देखिए यूक्रेन जो है संसाधनों में बहुत, जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए और बाकी चीजें हो गई, गोल्ड माइंस हो गई, उस तरह की चीजों में उनका जो इलाका है बहुत ही रिच है, रिच प्रोविंस है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि वहां से उनको खनन की जो सुविधाएं हैं वो मिले, लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यानी कि अमेरिकन एजेंसीज जो वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालना चाह रही थी और जो भी बिजनेस करना चाह रही थी वो नहीं हो पाया। दूसरा, वो जिस तरीके से पुतिन को उलझा के रखना चाहते थे वो नहीं हो पाया। पुतिन के और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकातें हुई, लेकिन क्योंकि यूक्रेन अटका हुआ था एक चीज पे कि जो हमारी भूमि है वो हमें वापस की जाए, जिसके लिए पुतिन तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि युद्ध में जो एक बार जीत जाता है वो वहां से पीछे नहीं जाता है। तो वो जो चीजें थी उसको लेकर क्योंकि यूक्रेन नहीं माना, तो डोनाल्ड ट्रंप की भी किरकिरी हुई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा वो नहीं कर पाए। और अब इस समय अमेरिका की जो स्थिति है फाइनेंशियली, उस पर बहुत ज्यादा डेट है। और क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में पूरी चारों तरफ फैल गया है, तो उसके जिस तरीके से बेसिस पे नुकसान हुआ है, उसके जो सैनिक हताहत हुए हैं, उसको अपने शिप्स पीछे ले जाने पड़े हैं, तो अमेरिका फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। देखिए, वो एक सुप्रीम मिलिट्री पावर है, लेकिन हर युद्ध आप मिलिट्री से नहीं जीत सकते। ज्योग्राफी प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि ज्योग्राफी अपने आप में एक मेजर वेपन होती है। वही चीज हमें ईरान में देखने को मिली और वही चीज हमें रशिया में देखने को मिल रही है। तो रशियन ज्योग्राफी के हिसाब से भी वो वहां पर बहुत आगे तक नहीं बढ़ पा रहा है। यूक्रेन को जहां है उसको तो अपना लॉस ही हो रहा है, क्योंकि उसको अपनी जमीनें भी देनी पड़ रही है, उसके सैनिक हताहत हुए, लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। देखिए, जब युद्ध होता है तो उसकी विभीषिका आम लोग झेलते हैं, और जेलेंस्की को लगा था कि नाटो और अमेरिका क्योंकि मेरे साथ है तो हम मिलकर शायद पुतिन को घुटनों पे ला पाएंगे, नॉट रियलाइजिंग कि रशिया जो है एक बहुत बड़ी पावर है एज फार एज मिलिट्री गोज। और वो जिस तरह के हथियारों को बेचता है, गैस बेचता है, तो उसको भी फाइनेंशियली, मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली नीचे ला पाना इनके बूते के बाहर की चीज है। देखिए, कोल्ड वॉर ऐसे ही इतने सालों तक नहीं चला था, तो इसलिए जो डायनेमिक्स हैं वो बहुत ही इवॉल्विंग है। डोनाल्ड ट्रंप कितनी भी कोशिश कर लें, पुतिन ये जमीनें नहीं छोड़ेंगे। पुतिन जमीनें नहीं छोड़ेंगे तो जेलेंस्की के लिए मुश्किल हो जाएगा।
तो इसलिए ये चीजें हैं थोड़ी सृष्टि कॉम्प्लिकेटेड है, एंड ठीक आई है। डोंट थिंक कि वो कोई एग्रीमेंट पे जल्दी पहुंच पाएंगे अनलेस यूक्रेन अलाउ करता है रशिया को टू होल्ड जो भी पोजीशंस हैं, शायद वहां पे ये बफर जोन बना ठीक है। दे, जैसा हमें गाजा वगैरह में देखने को मिलता है। जी ठीक है, बहुत डीपली मैम आपने इस पर अपनी टिप्पणी रखी। बहुत शुक्रिया हिमांशी मैम जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे मुंबई